अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो पुली है उसकी दो डिफरेंट डेरिवेशंस है। तो पहली डेरिवेशन जो है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी डेरिवेशन, जिसके अंदर एक बॉडी वर्टिकल मोशन में है और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में है। अच्छा बेटा, ये वाला लेक्चर सुनने से पहले ना बेहतर ये है कि आप जो इसका प्रीवियस लेक्चर है ना वो एक मरतबा सुन लें, क्योंकि ये वाला लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर जो है ना ये तकरीबन 90% आपस में सेम है। तो अगर आपको वो समझ आ गया तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलो खैर, सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं क्या है। तो सिचुएशन ये है कि हमने दो बॉडीज का मोशन जो कि अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली के, मतलब कि एक रस्सी है और उसके एंड के साथ दो बॉडीज अटैच है। लेकिन इस मर्तबा क्या है, इस मर्तबा ये है कि एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है और दूसरी बॉडी जो है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी कि एक बॉडी वर्टिकल मोशन में है और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में। आप यहां पर जरा इसको गौर से देखें ना डायग्राम को, अगर ये इस तरह मूव करेगी तो ये आगे को मूव करेगी, ठीक है। और ये एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा हमने करना है कि हमने सेम काम करना है कि हमने जो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है नीचे गिरते वक्त वो हमने फाइंड करना है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है हमने वो फाइंड करनी है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी क्रिएट हो रही है। अब बेटा यहाँ पर अगेन वही मेथड है। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज जरा समझ लें। एक्चुअली वहां पर जब हमने M1 M2 की बात की थी ना, तो हमने ग्रेटर मैस को M1 कहा था, स्मॉलर मैस को M2 कहा था। यहां पर M1 M2 हम कैसे नेम अलॉट करते हैं, जो वर्टिकल मोशन में होता है उसको हम M1 कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल मोशन में उसको हम M2 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो बॉडीज जो है A और B, उनको M1 M2 कहा हुआ है। और मतलब कि लाइक दैट जो हमारे पास A बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी A है वो वर्टिकली मूव कर रही है, यानी M1 जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है, वाइल जो हमारे पास B बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट फोर्स फाइंड करेंगे। नेट फोर्स फाइंड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशंस बनेंगी उनको हम ऐड कर देंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, और डिवाइड कर देंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए। स्टेप्स बिल्कुल सेम है एज इट इज जो हमने प्रीवियस टॉपिक में किए थे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करते हैं। अब देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, चूंकि ये नीचे को जा रहा है, अब इस पे दो फोर्सेज लग रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रही हैं। M1G डाउनवर्ड जा रहा है और टेंशन इन द स्ट्रिंग लग रही है अपवर्ड। अब आपको पता है कि जब दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और उसमें से जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं वो वाली फोर्स बड़ी होती है। अब चूंकि ये वेट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो M1G है, यानी जो उसका वेट है वो टेंशन से ज्यादा है। अब जब हम दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसकी नेट फोर्स निकालनी है, उसका सिंपल हल होता है कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देना। तो जब मैं इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करूंगा तो मैं इसके वेट में से टेंशन इन द स्ट्रिंग को माइनस कर दूंगा। अब चूंकि बेटा हमारे पास जो वेट है वो M1G के बराबर है, WMG के बराबर होता है, तो M1 के लिए M1G। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, F नेट इज W की जगह M1G लिख दूंगा माइनस T। अगेन न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है वो Ma के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर M1 है तो ये M1A के बराबर आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, M1A, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। तो ये बेटा मैंने नेट फोर्स की इक्वेशन फाइंड कर लिया फॉर बॉडी A, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब बेटा नेक्स्ट हम जब बॉडी बी की बात करते हैं ना, तो यहां पर एक्चुअली चीजें इतनी सिंपल नहीं है वो भी आसान ही पर इतनी सिंपल नहीं है। वहां पर जो फोर्सेस है वो सारी की सारी ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही। हमने तो आमतौर पे देखा था कि सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनको सिंपली ऐड कर लेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर लेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक अपवर्ड एक्ट कर रही है और एक टेंशन स्प्रिंग। तो फोर्सेस क्या क्या, वेट जो है वो M2G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन जो है वो जाहिर बात है कि सरफेस के ऊपर जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन भी अपवर्ड एक्ट करेगा, और टेंशन इन द स्प्रिंग है। अब बेटे यहां पर जो मेरे पास इसका वेट है ना M2G, ये रिएक्शन के बराबर है। ये हमें कहां से पता चला था, न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया था कि जो एक्शन होगा रिएक्शन इक्वल होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो होगा क्या बेटा, ये M2G और ये रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इन दोनों के लिए जो नेट फोर्स है वो जीरो आ जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। अब लगने वाली वाहिद फोर्स क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये बात आपको पता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है तो वही उसकी नेट फोर्स होती है। तो बेटा हम फिर यहां से क्या करेंगे कि जो हमारे पास नेट फोर्स है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर आ जाएगी। यहां पर जो नेट फोर्स है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर आ जाएगी। अब दोबारा हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। अब
m a के बराबर होता है जनरली, तो जब हम इसकी बात करेंगे m2 की तो वो m2a के बराबर आ जाएगा। नेट फोर्स की मैं क्या लिख दूंगा m2a। तो ये बेटा मेरे पास जो नेट फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी बॉडी b के लिए, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशंस आ गई हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैंने दोनों को ऐड कर देना है, जब मैंने टेंशन स्प्रिंग फाइंड करना है मैंने दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर बेटे सिंपली मैं क्या कहते हैं कि पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 के 1 और 2 को बेटे हम ऐड करेंगे। मेथड वही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। और अब बेटे मैं क्या कर रहा हूं इक्वेशन 2 लिख रहा हूं m2a इज इक्वल टू टी। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर पहले इसको ऐड करते हैं तो ये m1a है ये m2a है, तो ये मेरे पास बन जाना है m1a प्लस m2a, क्योंकि मैं जमा कर रहा हूं। अब ये माइनस का ये प्लस का है, मैं ऐड कर रहा हूं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से बच जाएगा m1g, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखें एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है, तो पीछे बच गया हमारे पास m1 प्लस m2 और यहां पर बच गया m1g। तो यहां पर बेटा जो m1 प्लस m2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये सारी टर्म को उठा के मैं इधर ले आऊंगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास इक्वल आ जाना है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ये बेटा मल्टीप्लाई हो जाना है g के साथ, ठीक है, जो कि पहले ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन और इसको बेटे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा, ठीक है। बेटे जब मैंने टेंशन इन द स्प्रिंग फाइंड करनी है तो मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 के 1 और 2 को बेटे मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो इन दैट केस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मेरे पास आ जाएगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और अब मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर आ जाएगा m2a और यहाँ पर डिवाइड कर t आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया, पीछे बच गया बेटा मेरे पास m1 डिवाइडेड बाय m2 और ये बेटा इक्वल आ जाएगा मेरे पास m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया m1t, m2 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1g माइनस t। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा m1t इज इक्वल टू, इसको बेटा मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाना है m1 m2g, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस m2t। अब टेंशन इन द स्प्रिंग वाली टर्म इस तरफ है, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा m1t प्लस m2t इज इक्वल टू m1 m2g। अब बेटे क्या करूंगा मैं यहां से टेंशन इन द स्प्रिंग जो है उसको कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि वही मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से टेंशन स्प्रिंग कॉमन निकाल ले तो ये आ गया m1 m2g इस तरफ और इस तरफ ये आ गया m1 प्लस m2 कॉमन आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, सो दैट टेंशन इन द स्प्रिंग बेटे इक्वल आ जानी मेरे पास m1 m2g divided by m1 plus m2। so that is the formula for tension in the spring and acceleration। कब? जब एक बॉडी वर्टिकल मोशन में है और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला है वो है। ओके बेटा नेक्स्ट हमारी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एग्जांपल 3.5, तो ये इसी टॉपिक के रेलेवेंट है तो इसको हम सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है वो कह रहा है टू मैसेज, एक मैस है 4 किलोग्राम और एक मैस है 6 किलोग्राम are attached to the ends of a spring that passes over frictionless pulley such that 6 किलोग्राम is moving on a smooth horizontal surface। मैंने आपको अभी बताया है कि जोन सी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही होती है उसको बेटे हम m2 कहते हैं। तो यहाँ पर जो 6 किलोग्राम है बेटा ये हमारे पास m2 है, m2 इज इक्वल टू 6 किलोग्राम, ठीक है। जब एक बॉडी वर्टिकल मोशन में है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन में तो उसमें m1 m2 की पहचान क्या है, जो वर्टिकल मोशन में है वो m1 है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन में वो m2 है। तो 6 किलोग्राम हमारे पास m2 है, while 4 किलोग्राम इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये देखें तो 4 किलोग्राम जो है बेटा ये मेरे पास m1 आ जाएगा। सो इन दैट केस मेरे पास जो m1 की वैल्यू है वो 4 किलोग्राम है। g की वैल्यू बेटा हमें खुद पता होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड बेटा हमने क्या करना है वही दो चीजें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन इन द स्प्रिंग फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो बेटा वो हमने भी देखा है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे g के साथ। इस तरह बेटा टेंशन इन द स्प्रिंग का फॉर्मूला हमारे पास है m1 m2 g
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा 1 बाय 1 करके इनको हम फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन बेटा मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, m1 की जगह m1 लिख दूंगा 4 किलोग्राम, और इसको बेटा मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम। ठीक है, और इस सारे का जो भी आंसर आएगा उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर बेटा इस सारे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब टेंशन और स्प्रिंग फाइंड करनी है, मेन चीज है फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो टेंशन इन द स्प्रिंग की हम बात करें तो मेरे पास जो m1 है वो मेरे पास 4 किलोग्राम है। तो याद रखें 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय m2 है 6 किलोग्राम, तो उसके बाद g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बेटा इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम। ठीक है, इसका जो भी सारे को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर जो है मेरे पास आता है 24 न्यूटन। सो दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly बेटा like this video और कमेंट लाजमी किया करें, और बेटा जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है उन तमाम के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करें, और काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।